जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSSC PET 2024 के लिए मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, PCS या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हो और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, प्ले स्टोर से जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको पीटी की टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिलेगी। पीटी की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें कुल आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 30 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा और 20 टेस्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो आप इस सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। इसमें टोटल आपको 50 टेस्ट मिलेंगे और इसकी कीमत है मात्र 499 रुपये, जिसमें भी कोड लगा करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। जो क्लास है ये 2021 में पीटी के पेपर में आए हुए प्रश्नों को लेकर बनाया गया है ना। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो किस बेसिस के आते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आगे से प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाएंगे, तो जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को रखा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिया है √1 + 27 अपॉन 169, है ना, इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 13। इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए पहले यहाँ पे बटे में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √169 + 27 अपॉन, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना 169, अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। तो 13 बन गया, इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 13, है ना। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 मिल जाएगा। 13, ठीक है, इतना हो गया, बटे में 1 है। अब देखिए 13 से 13 ना हम लोग क्या करते हैं, 13 से 13 यहाँ पे कैलकुलेट मतलब कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व कर लिया गया। रुकिए, जो कन्फ्यूजन है यहाँ से मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। रुकिए, इस डेटा को देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 13 × 13 और प्लस x और बटे में 13। देखिए 13 से 13 कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 169 में 27 को जोड़ेंगे तो 169 170 हो जाएगा। ये 196 मिलेगा। रूट का 196 इज इक्वल टू 13 + x। 196 का मतलब ये 14 आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 13 + x, और ये 13 इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये एकदम हम लोगों ने बेसिक पैटर्न से सॉल्व किया है। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे। इसको यहाँ पे कैलकुलेट प्रक्रिया यही रहेगा, बस बार बार लिखा नहीं जाएगा। आप आराम से नजरों से देख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, 13। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपको करना होगा, है ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कितने में कितना। जैसे समझिए, अगर मैं पूछ लूँ, समझा रहे हैं, देखिए 100 में कितने 20 है। मैंने आपसे पूछा 100 में कितने 20 है ना। तब आप क्या करेंगे, आपके लिए बेसिक तरीका है, 100 को आप 20 से भाग देंगे, मतलब यहाँ पे 100 में 20 से भाग देंगे और 5 आंसर आएगा तो बोलेंगे कि 100 में 5 20 है ना। इसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है कि इसमें कितने 1/8 है, मतलब इस संख्या में 1/8 से आप भाग देंगे तो क्लियर हो जाएगा कितना होने वाला है। तो चलिए भाग करके हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन कुछ ऐसा है, 37 सही 1/2, इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 75/2, है ना। 75/2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 की बात हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे, A/B/C/D। 75/2
गुणे 8 सबसे ऊपर चला गया बटे में 4, है ना, सॉरी यहाँ पे 1 है, मैं 4 का लिख रहा हूँ, है ना। अब 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 75 दूना 150 और फिर 150 में 2 का गुणा करेंगे तो 300, इसका आंसर आएगा 300। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक साधारण सा भाग का क्वेश्चन था, बस इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर है, देखिए ये भी एक सहज सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे 1 एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पर भी एक स्थान पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा √361/1024, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो है 361 है, ये 19 का वर्गमूल है ना। और इसके बाद देखिए जो 1024 है 32 का वर्गमूल है ना। तो 32 का वर्गमूल 19/32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना देखना था कि आपको स्क्वायर याद है और वर्गमूल आप कर पाते हैं कि नहीं, है ना। मेरी एक सलाह है ना, मतलब ये समझिएगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स आती है ना, तो इसमें कुछ चीज़ ना आप जरूर से रट के रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे 1 से लेकर 30 तक टेबल, है ना, ये टेबल आपको जरूर याद होना चाहिए 1 से 30 तक, है ना। 1 से लेकर कम से कम 50 तक स्क्वायर, है ना, 50 तक स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 25 तक या फिर 30 तक क्यूब, है ना। इतनी चीज़ों को आप जरूर रट के रखिएगा। इसको याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी रहेगी, और कंपटीशन पूरा का पूरा खेल है स्पीड का। जिसकी स्पीड बेहतरीन है वो अच्छा कर पा रहा है, जिसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन सब चीज़ों को याद करके रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन है दिया है, एक शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक शहर है, उसकी जनसंख्या में ना 4% की वृद्धि होती है। ठीक, 4% लोग बढ़ते हैं, ठीक, लेकिन फिर क्या बोला जा रहा है कि स्थानांतरण के कारण ना आधा % कम भी हो जाता है, मतलब -1/2%। तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा 1 साल का, ये आएगा 3.5%, है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3.5 मिलेगा, या फिर आप इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। जो फाइनल प्रभाव दिखेगा 1 साल में दिखेगा 7/2%, या फिर आप 3.5% लिख सकते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष की जब वृद्धि होगी तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए 3 वर्ष की अगर वृद्धि की बात करेंगे तो देखिए 1 साल में 3.5, दूसरे में भी 3.5 और तीसरे में भी 3.5, है ना। तो 10.5 तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मिल रहे हैं ना। 10.5 का मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे डी क्यों आ रहा है 10.5, लेकिन जब भी जनसंख्या बढ़ेगा ना तो ये सक्सेसिव ग्रोथ होगा, है ना, सक्सेसिव ग्रोथ होगा। तो सक्सेसिव ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना। सक्सेसिव ग्रोथ 3 साल का अगर आपको निकालना है तो 3a.a².a³ इस पैटर्न पे हम 3a² इस पैटर्न पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इस पैटर्न का कैलकुलेशन क्या होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 3.5 रखेंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी सेट करेंगे, और लास्ट में 2 अंक को छोड़ के ना सबका मतलब पोजीशन चेंज कराएंगे। जैसे मान के चले 3.5 है ना, ठीक है, 3.5 है ना, 42,875 इसका क्यूब हो जाएगा। तो 42,875 की जब बात करेंगे 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ से ना ये जो 42 है ना, 42 को हम लोग इधर शिफ्ट कराएंगे, है ना। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी। बाकी इसका आंसर 10.8 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ कितना मिला 10.5 मिला, मतलब सक्सेसिव लगाएंगे तो ये 10.5 से 100% ज्यादा होगा। अब 10.5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है तो वही सही हो जाएगा, बाकी ज्यादा इसमें सोचने या विचार करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन किस इससे जुड़ा है। देखिए कुत्ता, है ना, कुत्ते का जुड़ाव रैबिस से, है ना, मतलब कुत्ता काटने से क्या होता है, रैबिस रोग होता है ना। अब इस तरीके से बात करेंगे मच्छर, तो देखिए मच्छर का जुड़ाव किससे, देखिए यहाँ पे दिया है प्लेग, है ना, फिर प्लेग के बाद दिया मलेरिया, मृत्यु के बाद दिया है मलेरिया, है ना, और एक ऑप्शन अगला आपको दिया है डसना, है ना। ये 4 ऑप्शन दिया। अब देखिए प्लेग की बात करेंगे ना, तो प्लेग मच्छर के कारण नहीं होता, प्लेग या तो चूहा ऑप्शन रहेगा, है ना, या तो फिर सीसी मक्खी, है ना, सीसी मक्खी, इसके कारण ये प्लेग फैलता है। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। मृत्यु का कोई लेना देना नहीं, मलेरिया, मच्छर से मलेरिया होता है, बाकी डसना का रिलेशन सांप से, तो ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया सी, है ना। देखिए जिस तरीके से कुत्ते से रैबिस रोग फैलता है उसी तरीके से मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक, बाकी प्लेग यहाँ पे सीसी मतलब मक्खी होगा, या फिर चूहा ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, जो सीसी मक्खी इसका वाहक है, लेकिन सीसी मक्खी चूहे में ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे चूहा ऑप्शन बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
नेक्स्ट आपके सामने उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जो मतलब 3 एक जैसा बाकी एक जैसा नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया नन, है ना, शूरवीर, मुनि और पादरी। देखिए नन की बात करेंगे, जो नन है ना एक तरीके से इसका मुख्य काम होता है मतलब पूजा पाठ करना, है ना, ये होता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से धार्मिक सेविका होती है। ठीक, देखिए शूरवीर ये एक तरीके से योद्धा होता है, वैरियर है ना। मुनि मतलब इसका भी काम पूजा पाठ से जुड़ा है और पादरी का भी काम पूजा पाठ से जुड़ा है। तो जो ऑप्शन ए, सी और डी है ये कहीं ना ये किसी तरीके से धर्म से, पूजा पाठ से, इन सब चीज़ों से मेल रखता है। लेकिन जो नाइट है, नाइट मतलब योद्धा, है ना, इसका संबंध जो है पूरी तरीके से वार से है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, बाकी शब्दों से अलग है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट, ठीक है, स्लाइड नंबर 9, है ना। देखिए स्लाइड नंबर 9 पे क्या क्वेश्चन दिया, एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, कंप्यूटर 1 को यहाँ पे इसका कोड दिया गया, लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। तो पहले कंप्यूटर 1 का कोड देखते, देखिए COMPUT, है ना। अब यहाँ पे ई नहीं है, RONE, है ना, ये है। अब इसका कोड क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पे P है, MOC, है ना, फिर यहाँ पर TUENOR। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 4 लेटर है, 4, है ना, 4 लेटर को अगर आप यहाँ से अलग करेंगे तो देखिए अल्टरनेट हो गया, मतलब अब इन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, मतलब विकर्णता इनका देखिए, ये सी यहाँ पर आ गया, है ना, ओ यहाँ पर आ गया, यम इधर चला गया और ऐसे पी एकदम इधर आ गया, है ना। इन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे 2 को देखिए, है ना, यहाँ पे टी और यू, है ना, ये अपना पोजीशन चेंज किया और लास्ट में देखिए आर इधर आ गया, है ना, ओ यहाँ पर आ गया, एन और ई, है ना। तो ये अपना पोजीशन इस बेसिस पे चेंज किए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला कैसे बन जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एडवांटेज, ADVANTES, है ना, एडवांटेजेस का कोड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक करिएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए मैंने 4 का यहाँ पे ये लिया, है ना, फिर 2 और फिर 4, है ना। अब इसको ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सबसे पहले इधर आ जाएगा, है ना, फिर वी हो जाएगा, है ना, फिर वी के बाद डी आएगा और फिर ए आएगा। तो देखिए ये बन गया, फिर TNSEGA, है ना। आप अगर पूरा नहीं भी निकालते तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए से ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो देखिए ए से ऑप्शन शुरू होने में पहला ऑप्शन ए से शुरू नहीं हो रहा है ना, और अंतिम ऑप्शन भी ए से शुरू नहीं हो रहा है। तो आप 2 ऑप्शन को तो ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि शुरुआत ए से हो रहा है। अब देखिए इसके बाद ना ए से शुरू होने के बाद VDA, है ना, VDA इतना सही है। TN, देखिए यहाँ पे TN आएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये भी क्लियर हो जाता है कि ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। बाकी अगर आप अब पूरा भी कैलकुलेट करके देखते हो, देखो पूरा आपने कैलकुलेट किया, अब एक एक ऑप्शन नहीं काउंट करना। देखो अगर आपने पूरा कैलकुलेट किया होता, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, है ना, तब आपको क्या करना है, आपको एक एक ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। तब क्या देखना है, देखिए अब ऐसा नहीं कि आप गिनना AVDA, है ना, देखो पहला ए है और अंतिम ए है ना, 2 ऑप्शन मतलब पहला और अंतिम ए दिख रहा है। देखिए इसमें पहला ए नहीं है, खत्म हो गया, है ना, पहला ए अंतिम ए। अभी इसको होल्ड करते हैं, इसमें ए से शुरुआत है लेकिन ए से पर खत्म नहीं, ये भी खत्म हो गया, है ना, यन से ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी क्लियर होगा। तो देखने का नजरिया है, आप चाहे पूरा एक एक लेटर को काउंट करके गिनिए, चाहे आप डायरेक्ट मतलब ट्रिक से देख लीजिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित। देखिए एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक, आदमी है, ठीक है, आदमी महिला से कहता है, ये महिला हो गई, महिला से कहता है तुम्हारी माँ, देखो महिला की माँ, है ना, महिला की माँ हो गई, है ना, के पति मतलब ये इसके पति हो गए, की बहन, है ना, ये इस पति की बहन हो गई, मेरी बुआ है। देखो अब यहाँ पे जो आदमी है ना, आदमी, है ना, ये आदमी की बुआ है ना, लेकिन आप रिलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये फैमिली ट्री हमको बता रहे हैं कि जो महिला है, महिला की भी बुआ लगेगी, है ना। देखिए फैमिली क्या ट्री क्या बता रहा है, देखिए ये महिला है, महिला की माँ है, इसके पति और पति की बहन, देखिए इस महिला की बुआ हो जाएगी। और आदमी क्या बोल रहा है कि मेरी भी बुआ है ना, देखो दोनों की बुआ है, मतलब इसकी भी बुआ, इसकी भी बुआ, ये इसकी भी बुआ लगेगी और इसकी भी बुआ लगेगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगी, आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला आदमी की बहन है, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर, है ना। तो ये भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि वो महिला जो है उस आदमी की बहन है। आपने आसानी से ड्रॉ कर लिया, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अगर आपको ब्लड रिलेशन अभी भी कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी टॉपिक वाइज रीजनिंग मिलेगा, जहाँ पे
अच्छा सॉरी, मैंने ब्लड रिलेशन, अभी तो मैंने कैलेंडर डन किया, सॉरी कैलेंडर डन किया, अभी ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा अब से। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए, दिया है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैलेंडर का है ना, तो ये मैंने लिस्ट में डन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। इसको करने का कई तरीका है। देखिए 18 फरवरी 2005 है ना, यहाँ पे फ्राइडे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा 18 फरवरी 2007। देखो इसको करने का क्या क्या तरीका है ना। पहला तरीका तो क्या है कि आप इसको डायरेक्ट ना देखिए, इसको कैंसिल कर देना है ना। 2005 से 2007 मतलब हमें 7 को नहीं देखना, हमें 6 तक जाना है। 2005 में एक ऑड डेज मिलेगा और 2006 में एक ऑड डेज मिलेगा। एक और एक दो ऑड डेज हो जाएगा। फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे, सैटरडे और संडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, एक तरीका ये रहा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या बनेगा। देखिए दूसरा तरीका आपको मैंने बता रखा है कई बार, जब भी नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो कैलेंडर का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो कैलेंडर का होता है इसमें फर्स्ट और लास्ट डे है ना, ये हमेशा सेम रहता है ना। और लीप ईयर जो होता है इसमें जो लास्ट डे होता है ये फर्स्ट से एक आगे का होता है। लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस 1 होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 फरवरी 2005 में आप हैं है ना, 2005 में है। तो जब 18 फरवरी 2005 से स्टार्ट करेंगे ना तो 17 फरवरी 2006 को ईयर खत्म हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जब फिर से 2006 में आएंगे 18 फरवरी के दिन ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब फ्राइडे से सैटरडे आपको मिलेगा। ठीक, और फिर जब वापस से आप 2007 में आएंगे ना तो सैटरडे से एक दिन आगे मतलब संडे मिलेगा। तो यहाँ से भी आप क्लियर कर लेंगे कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए